डियर स्टूडेंट्स, आज हम लॉन्ग आंसर शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 के। और जो चैप्टर नंबर 6 है उसका लॉन्ग आंसर है, हमने जो सिलेक्टेड लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लड्स। फॉर बाढ़ के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो। राइट द स्टेप विच शुड बी टेकन टू कंट्रोल फ्लड्स। और ऐसे कौन कौन से स्टेप्स है जिससे बाढ़ को रोका जा सकता है। द फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ऑफ फ्लड। अगर देखें बाढ़ आने के, तो वो कई सारे कारण हैं जिनसे बाढ़ आती है। पहला, डैम्स, बंड्स, बैरेज एटसेट्रा आर हार्म। अगर डैम्स, बंड्स, बैरेज इत्यादि अगर हार्म है, इनमें नुकसान है, तो सीधी बात है कि फिर बाढ़ आना ही है, क्योंकि पानी अगर नहीं निकलेगा तो फिर वो पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगा, और जब पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलेगा तो संभवतः वहां पर बाढ़ आना निश्चित है। इंक्रीज द सिल्ट एंड सॉइल इन रिवर्स। अगर नदियों में खराश या हम कह सकते हैं मिट्टी ज्यादा आ गई, जो पानी को बहने से रोक रही है और एक स्थान पर ही उसे रोक रखा है, तो फिर इससे भी बाढ़ आ सकती है। लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो गया, नदी का आगे का अग्रमुख जो है वो बंद हो गया, तो फिर वहां पर भी बाढ़ आ सकती है। हिडन इन ड्रेनेज ऑफ वाटर ड्यू टू रोड्स और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करने के कारण वाटर ड्रेनेज जो है वो अफेक्ट हो गया, तो उससे भी बाढ़ आ सकती है अगर वाटर ड्रेनेज की कोई जगह है और वो रुक गई तो। सिल्टिंग ऑफ रिवर्स एंड डैम्स। रिवर्स और डैम्स का टूटना या कमजोर होना, या उनमें पानी निकासी की प्रॉपर जगह ना होना, जिससे भी बाढ़ आ सकती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, सॉइल इरोजन एंड सॉइल ड्रेनिंग। मिट्टी का कटाव हो रहा है लगातार, या मिट्टी बह करके जा रही है, तो उसके कारण भी संभवतः बाढ़ आ सकती है, क्योंकि जो पानी है वो बहते हुए पानी में मिल करके पानी को रोकेगी और उसे एक ही स्थान पर फैलने देगी, जिस कारण बाढ़ आना संभव है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, जिसके हमने 6 पॉइंट पढ़े हैं अभी। क्या क्या फैक्टर्स है जिनसे बाढ़ आ सकती है, तो ये 6 फैक्टर है कि जिनसे बाढ़ आ सकती है। अगला है स्टेप टू कंट्रोल फ्लड्स। इसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि बाढ़ को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। देयर इज अ रिस्पॉन्सिबल पीरियड वार्निंग फॉर फ्लड अदर देन द सडन फ्लड्स विच कम ड्यू टू रेन्स और टर्नेडो। रेन्स के कारण होता है ये सारी चीजें, कि अगर रेन आने वाली हो या बड़ा बारिश का मौसम हो तेज, जिसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रहें, ताकि बारिश हो ही रही होगी ते भारी मात्रा में, इसके लिए संकेत दिए जाते हैं। इन इंडिया, सेंट्रल वाटर बोर्ड कमीशन, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट इशू वार्निंग रेगुलर रिगार्डिंग फ्लड्स। बाढ़ अगर होने वाली है तो सेंट्रल वाटर बोर्ड है, कमीशन है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ये सभी हमें एडवांस में अग्रिम ही हमें चेतावनी दे देते हैं या इन्फॉर्म कर देते हैं। डिपार्टमेंट इशू वार्निंग रिगार्डिंग फ्लड्स। उसके बाद द फोरकास्ट ऑफ सेंट्रल वाटर बोर्ड एंड बेस्ड ऑन द 132 फोरकास्ट सेंटर लोकेटेड ऑन द फ्लड प्रोन रिवर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। और 132 जगह ऐसी चैनल चलाए जा रहे हैं जिसके कारण हमें क्या होता है, फ्लड का पता चल जाता है। फॉलोइंग एफर्ट्स कैन मेड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्लड इन द फ्लड अफेक्टेड एरिया। ऐसे कई सारे रीजन है जिनके कारण जो बाढ़ है उसे रोका जा सकता है। मेनी रिजर्वायर कैन बी मेड ऑन द अपर एरियाज ऑफ द रिवर। अगर हम पहला ही पॉइंट देखें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि कई सारे रिजर्वायर जो है जहाँ पानी को रोका जाता है या पानी को इकट्ठा किया जाता है या पानी की निकासी जहाँ पर होती है, वो रिजर्वायर जो है नदियों से काफी ऊपर बने। उन रिजर्वायर्स का नीचे होना जरूरी है, ताकि बारिश का जो ज्यादा मात्रा का जल है वो आसानी से उसमें क्या हो सके, विलय हो सके। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो रिजर्वायर है वो काफी ऊपर होते हैं, तो उन्हें क्या अपर साइड नहीं बल्कि डाउन साइड लाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ, कैसे बाढ़ को रोका जा सकता है और कैसे पता चलता है कि बाढ़ आती है। तो ये दोनों चीजें हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है। स्मॉल डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द ट्रिब्यूचर एंड ब्रुक्स सो दैट पॉसिबल ऑफ द फ्लड इन द मेन रिवर कैन बी मिनिमाइज। अगर देखें तो छोटे छोटे डैम जो है वो बनाना चाहिए, जहाँ ट्रिब्यूटर्स मतलब सहायक नदियां नहीं होती जो एक नदी से दूसरी नदी मिलकर के बनती है, तो उन सहायक नदियों के मिलने से बाढ़ आ सकती है, लेकिन छोटे डैम्स बने होंगे तो आसानी से बाढ़ को आने से रोका जा सकता है। डेंस प्लांटेशन शुड बी डन टू द अपर कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर। नदियां के ऊपरी क्षेत्र जहाँ हाइट बढ़ जाती है या ऊंची क्षेत्र में जब पानी चला जाता है, तो वहां पर प्लांट को हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन कर देना चाहिए, ताकि वो पानी को सूख ले और जिससे बाढ़ ना आए। In the plains, water can be stored in reservoirs to be constructed to unused land. इससे समतल भूमि जिसका कोई उपयोग नहीं है वहां पर ऐसी निकासी कर दे कि जहां से पानी आसानी से निकल
सके। उसके बाद अटेंशन शुड बी पेड टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ बर्न्स कंस्ट्रक्टेड ऑन द कोस्ट। उसके बाद जो है मतलब सेफ्टी के साथ हमें ऐसे तटीय क्षेत्रों का निर्माण करना चाहिए कि जहां पर इंसान जो मतलब बाढ़ आ भी जाए तो मतलब इंसान अपने आप को बचा सके। डैम्स इस तरह तटीय क्षेत्रों का निर्माण करना चाहिए। और साथ साथ ही जो जल है मतलब बारिश का जल है वो भी सही मतलब मतलब उचित मात्रा में वहां से निकलता रहे। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ है। और इस पहले क्वेश्चन में हमने सीखा कि कैसे बाढ़ आती है, बाढ़ के आने के क्या क्या कारण होते हैं, और साथ साथ ही जो है बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे मेन प्लांटेशन का होना जरूरी है। ज्यादा जहाँ वनस्पति होगी नदियों के आसपास वहाँ उतने कम पैमाने पर बाढ़ आने की संभावना रहेगी, क्योंकि प्लांटेशन जो है मतलब पेड़ पौधे आदि के द्वारा आसानी से बारिश के जल को सोख लिया जाएगा, जिससे बाढ़ आने का कोई भी मतलब जो अनुमान है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द केमिकल डिजास्टर? रासायनिक आपदा क्या है? गिव एग्जांपल मेन डिजास्टर एंड एग्जांपल द स्टेप प्रपोज टू बी टेकन प्रिवेंट द रिकर्रेंस। मतलब कि केमिकल डिजास्टर आती है तो उसके लिए फिर क्या स्टेप लेना चाहिए। तो केमिकल डिजास्टर मतलब कि रासायनिक आपदा क्या है? तो केमिकल डिजास्टर आर मेन रिलेटेड ट्रेजेडीज। जो केमिकल डिजास्टर है वो किसी घटना के कारण आती है। दिस कैन बी कॉज एजप्टली विदाउट एनी वार्निंग। ये किसी बिना किसी वार्निंग के आती है, आपको पता नहीं चलेगा, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अभी केमिकल डिजास्टर ही हमारे यहाँ चल रही है, कोरोना वायरस। केमिकल लीकेज कैन बी कॉज बाय ह्यूमन मिस्टेक। मानव गलती से ही केमिकल डिजास्टर आती है। जो मानव है वो अपनी गलती करता है और उसी कारण केमिकल डिजास्टर आती है। द टेक्नोलॉजिकल फूलिश और नेचुरल रिलेटेड, जिससे तकनीक की ये चीजें भी होती है और जो प्रकृति से रिलेटेड होती है। द केमिकल्स व्हेन मिक्स विद वाटर एयर लैंड इट पोल्यूट्स द एटमॉस्फेयर एंड एज अ रिजल्ट क्रॉप कैटल फीड्स एटसेट्रा आइडर डाई और द डेवलपमेंट इज अ रिट्रेटर। अगर देखा जाए केमिकल जब हवा जल मिट्टी पानी से मिल जाता है तो सीधे सीधे जो क्रॉप है वो नष्ट हो जाएगी, जीव जंतु मर जाएंगे, मछलियां हैं, जल के जो जीव है वो मर जाएंगे, और ह्यूमन बींग जो मानव जाति है वो भी खतरे में आ जाएगी। सम ऑफ द मेन केमिकल डिजास्टर, अगर हम देखें तो जो मुख्य केमिकल डिजास्टर है वो कौन कौन सी। इस आंसर में हमें क्लियर हुआ कि केमिकल डिजास्टर क्या है, वो किसकी गलती से आती है, कैसे फैलती है, और अगर वो हवा पानी और प्रकृति के साथ अगर मिल जाए तो क्या कर सकती है। अगर वो तीनों जो हमारे एयर वाटर लैंड है तीनों के साथ अगर मिल जाए तो कितना नुकसान कर सकती है, ये हमने जाना। अब हम केमिकल डिजास्टर के मेन कारण क्या है। सम आर द मेन केमिकल डिजास्टर, मतलब कि कौन कौन सी केमिकल डिजास्टर है। तो देखते हैं हम भी कौन कौन से केमिकल डिजास्टर है। पहला है लीकेज ऑफ केमिकल गैस। सही बात है, अगर केमिकल गैस का लीकेज हो गया। द भोपाल गैस ट्रेजेडी सभी को याद है, ऑक्योर्ड इन द माई 2-3 दिसंबर 1984 1984 में हुई थी। इज द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल केमिकल ट्रेजेडी, ये सबसे बड़ी औद्योगिक घटना थी। इट वाज रिजल्ट ऑफ अ टेक्निकल इंसिडेंस इन दिस ट्रेजेडी hydrogen iodine and other products together with 45 tons of methyl isonide MIC on highly poisonous gas leaked from the pesticide plant of Union Carbide Bhopal in the midnight पे जो है एक लीकेज हो गया था केमिकल गैस का, जिसके कारण, जिसको मिक कहते हैं, मिथल आइसोनाइट, इस गैस का, और जिसके कारण कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। इट लुक टू टॉल of about 3,600 lives in many more developed severe health problem। आज भी 3600 से ज्यादा लोग जो है मतलब इसके चपेट में आए थे, और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे। Another severest tragedy of the world was dropping two atomic bombs by America on Hiroshima and Nagasaki on Japan during the Second World War। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फेंका था, और उसी एटम बम गिरने के बाद संपूर्ण जापान में सब कुछ नष्ट हो गया था। और सब कुछ नष्ट होने के कारण जो है जापान को काफी संघर्ष करना पड़ा। आज तो जैसे कि जापान विकसित देश है, लेकिन एक समय में जापान में फसलें भी नहीं होती थी, लोग भी अनुसामान्य पे मतलब जन्म नहीं लेते थे, किसी का हाथ छोटा रहता था, किसी का पैर अपाहिज रूप में जन्म लेते थे। तो ये केमिकल डिजास्टर से जो मनुष्य के द्वारा होती है, मनुष्य के द्वारा आई जाती है। और इन डिजास्टर में हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे
सबसे ज्यादा मानव जाति का ही नुकसान होता है। जीव जंतु, फसलें, वनस्पति और ह्यूमन बींग सब नष्ट हो जाते हैं और सालों तक इनकी भरपाई नहीं हो पाती, कई सालों तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ, अगली जो गेस है हमारी, अटैक ऑन पेस्ट ऑफ क्रॉप्स डिजीज caused by the insects and bacteria like plague, viral attacks, bird flu, डेंगू एटसेट्रा। कई तरह के वायरस चलते हैं ना, जैसे बर्ड फ्लू चलता है, प्लज चलता है, वायरल अटैक्स होते हैं, बर्ड डेंगू वगैरह होता है, ये भी इसी से होता है। उसी के बाद आर बायो अटैक्स सुटेबल प्रेक्टिव मेजर्स टू नेसेसरी इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस डिजीज आल्सो। तो इनके लिए भी हमें जो है सुरक्षित कदम उठाने पड़ते हैं। मेजर्स टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट्स, अब इनके प्रभाव को कैसे कम करें। तो पहला है, जनरली पब्लिक शुड बी एजुकेटेड एट टू हाउ हार्मफुल केमिकल्स शुड बी यूज एंड स्टोर, एंड इफ एनी मिस्टेक दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ एनीबडी पार्ट व्हाट एक्शन शुड बी टेकन टू न्यूलीफाई द इफेक्ट। लोग शिक्षित होने के साथ साथ ही जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता हो कि क्या क्या इफेक्ट है। जैसे कि आज कोरोना चल रहा है तो हम हैंड वॉश करते हैं, चीजों को सैनिटाइज करते हैं, हम गर्म चीजें लेते हैं, लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखते हैं। इस प्रकार कोई भी किसी प्रकार का वायरस हो तो उसके प्रति हमें अवेयरनेस का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हम कैसे उससे बच सकते हैं। ह्यूमन हैबिटेशन रेसिडेंशियल एरिया शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। औद्योगिक क्षेत्र से मनुष्य अपने घर को दूर रखे, एंड इन बिटवीन दिस टू एरियाज देयर शुड बी अ ग्रीन बेल्ट, और ज्यादा से ज्यादा उसके घर के आसपास हरियाली हो, पेड़ पौधे वनस्पति हो, ताकि जो नेगेटिविटी है या किसी भी प्रकार की घातक चीज है जो प्रकृति के बस में हो या प्रकृति जिसको कंट्रोल कर सकती है तो उसे आसानी से कंट्रोल कर दे, मतलब कि घर के आसपास सूखा ना हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने घर की सुरक्षा इन तरीकों से कर सकता है। तो 2 पॉइंट हमारे हो गए कि किस तरीके से मनुष्य इनके इफेक्ट से बच सकता है। अब अगला पॉइंट है कि जो अगला पॉइंट है जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे और हम इनसे बच सकते हैं। तो अगला पॉइंट है, मॉक ड्रिल शुड बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम टू फेस सच क्लाइमेट इज प्रोबेबली। मॉक ड्रिल्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए समय अनुसार ताकि लोगों को पता चल सके। वार्निंग सिस्टम फॉर फायर फाइटिंग एंड अदर सच क्लाइमेट शुड बी इम्प्रूव। आग लग जाए तो उसके लिए भी फायरिंग सिस्टम पूरा आपका अपडेट होना चाहिए, जिससे कि आप आग जो है आग वगैरह इत्यादि से बच सको। उसका स्टोरेज ऑफ फाइनियस केमिकल्स शुड बी डन ओनली अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट। ठीक, उसके बाद स्टोरेज करके रखे आप चीजों का, जिससे कि पॉइनल केमिकल जो है जिन पर आसानी से क्या प्राप्त की जा सके, मतलब जिनसे अगर नुकसान हो रहा हो या आग फैल रही हो तो उसे रोकने, मतलब कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे आग लग जाती है बट उस आग पे काबू पाना संभव नहीं हो पाता। तो हमें ऐसे केमिकल्स, ऐसी चीजें तैयार रखनी चाहिए जिससे किसी भी तरह की आग हो, किसी भी तरह का मतलब फायर लॉस हो रहा हो या किसी भी तरह की आग लगी हो तो उससे बुझाया जा सके या उस पर नियंत्रण पाया जा सके। मतलब केमिकल का उपयोग तो होता है, लेकिन उन केमिकल से होने वाले जितने भी दोष हैं, उन दोषों से या जितने भी खतरे हैं उन खतरे को भी हम कंट्रोल कर सकें, उसके लिए ऐसे केमिकल का भी निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये हमारे चैप्टर 6 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये हमारा जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर चल रहा है, जिसका लास्ट क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करके जियोग्राफी के पार्ट को पूरा कर लेंगे और उसके बाद हम हिस्ट्री का पार्ट शुरू करेंगे और कल हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। जिन स्टूडेंट्स ने नोटबुक कंप्लीट कर ली है, ठीक है, जिन्होंने नहीं की वो नोटबुक कंप्लीट कर ले। और जब भी एग्जाम टाइम हो पहले तो आप ग्रुप में उसकी पिक्चर अपलोड कर दें, और जब भी एग्जाम टाइम हो तो उस टाइम आपको जो है अपनी नोटबुक लेकर के आना है। इस बात को आप भूले नहीं, क्योंकि 20 मार्क्स है आपकी नोटबुक के।